हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज की इस वीडियो सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सचेंज के बारे में, ऑक्सीजन के एक्सचेंज के बारे में, या कैसे वो ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई थिंक इस टॉपिक का ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इसके पहले वाला जो वीडियो था वो था स्पायरोग्राम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो वीडियो देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, और उसमें अगर आपको स्पायरोग्राम को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके प्रीवियस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो इस टॉपिक की एक तरह से जान होती है इस चैप्टर की। तो आज की इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसा कि आप सब जानते हैं, नाम से ही क्लियर है कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है, वही ये दोनों गैस हैं जो नॉर्मली तौर पे हमारे बॉडी के अंदर एक्सचेंज होती हैं। स्पेशली जब हम एल्वियोलाई की बात करते हैं तो एल्वियोलाई से जो ब्लड होता है वो आपके जो ऑक्सीजन होता है वो आपके ब्लड में जाता है, और जो टिश्यू होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में जाता है। ठीक है, तो दोनों जगह ट्रांसपोर्ट उल्टा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब आप लंग्स की बात करते हैं तो वहाँ पे एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जाता है ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड आता है एल्वियोलाई में। लेकिन अगर आप लंग्स की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा ब्लड में और ऑक्सीजन आएगा टिश्यूज़ में। तो इस तरह से हम लोग जनरली जो बातें करनी है उसको हम आज यहाँ पे करने वाले हैं कि ऐसा आखिर क्यों देखने को मिलता है, और इन ट्रांसपोर्ट के बीच में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले आप अभी जान लीजिए कि अगर कोई चीज़ इंस्पिरेशन हो रही है या इनहेलेशन हो रहा है या एक्सहेलेशन हो रहा है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन प्रेशर ग्रेडियंट। ये जनरली प्रेशर पे डिपेंड करता है कि कहाँ का प्रेशर ज़्यादा है और कहाँ का प्रेशर कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो लंग्स होता है वहाँ पे जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होता है जिससे एयर अंदर आ जाती है, इनहेलेशन होता है। और जब लंग्स के अंदर का प्रेशर, एयर प्रेशर बढ़ता है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता है तो एक्सपायरेशन होता है। ये नॉर्मल तौर पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन वहाँ पे प्रेशर के साथ एक चीज़ और बहुत मायने रखती है। अगर आपके एयर को या ऑक्सीजन को अगर ब्लड के अंदर जाना है तो वहाँ प्रेशर के साथ में एक और चीज़ मायने रखती है, जो है कॉन्सेंट्रेशन। क्या है कॉन्सेंट्रेशन? कि किस गैस का कॉन्सेंट्रेशन किस एरिया में ज़्यादा है और किसका कॉन्सेंट्रेशन किस एरिया में कम है। क्योंकि जनरली जब भी हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई चीज़, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूसरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी कोई चीज़, तो उसके लिए वहाँ पे प्रेशर मायने कम और कंसंट्रेशन मायने ज़्यादा रखता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई से जब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाएगी तो वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब एल्वियोलाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी और ब्लड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर जाएगी, आरबीसी के अंदर जाएगी। तो इसके लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो है डिफ्यूज़न। क्या रिस्पॉन्सिबल है? डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न एक ऐसा जो है पाथवे है जो कि बेसिकली कंसंट्रेशन पे काम करता है। अगर किसी जगह का कंसंट्रेशन हाई, अगर एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो कम की तरफ मूवमेंट करेगा, मतलब ब्लड में अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है तो वो उधर की तरफ मूवमेंट कर जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि पार्शियल प्रेशर नाम की एक चीज़ होती है। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, कि बहुत सारे लोग एक ही कार को धक्का अगर मार रहे हैं तो उसमें जो सबसे पावरफुल लड़का रहेगा या कोई पावरफुल जो इंसान रहेगा उसके अंदर, वो ज़्यादा प्रेशर डालेगा उस कार के ऊपर। उस अकेले इंसान का जो प्रेशर होगा उसी को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम्हारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, सबका अपना अपना कोई ना कोई प्रेशर आपके एटमॉस्फेयर में लगता है। ऑक्सीजन का अकेला प्रेशर जो लगाता है ऑक्सीजन, वो होता है पार्शियल प्रेशर। और जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में कम होता है, इसीलिए हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो दरअसल होता क्या है, आइए हम थोड़ा सा बात को और करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जब भी आपके ब्लड के अंदर जाएगा तो उसे एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा, और उसके लिए पार्शियल प्रेशर भी रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉन्सेंट्रेशन भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको एनसीईआरटी के अंदर एक चार्ट दिया हुआ है जहाँ पे आपको बताया गया है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग गैसों का, वो अलग अलग तरह का है। जैसे रेस्पिरेटरी गैस का जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है वो तकरीबन एटमॉस्फेयर में 159 mmHg के आसपास होता है, और एल्वियोलाई के अंदर वो 104 mmHg के आसपास होता है। 104 mmHg, mmHg जो है वो यूनिट है जिसको कि हम लोग प्रेशर में मेजर कर, प्रेशर के लिए हम mmHg यूनिट को जो है वो बताते हैं। ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसी ब्लड जिससे साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं है, उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वहाँ पे वो मात्र 40 होता है। क्या होता है? 40 होता है। और वहीं पे अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, मतलब हीमोग्लोबिन से अगर ऑक्सीजन
बाइंड है, तब अगर उस समय हम ब्लड का पार्शियल प्रेशर देखेंगे ऑक्सीजन का ब्लड में तो 95 के आसपास में आता है, क्योंकि और चीज़ जो आपका होता है वो प्लाज्मा में इंक्लूडेड होता है। तो प्लाज्मा और उसको मिला करके ओके। टिश्यू में अगर हम देखें, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो टिश्यू होती है, अगर आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड है और टिश्यू जो है वो ऑक्सीजनेटेड नहीं हो सकता, तो टिश्यू के अंदर हम तकरीबन 40 जो है वो mmHg का प्रेशर ऑक्सीजन का मानते हैं। रेस्पिरेटरी की गैस के बारे में अगर हम बात करें तो एल्वियोलाई में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी गैस, दैट इज़ 104 ऑक्सीजन देखने को मिलता है। टिश्यू के अंदर इसका अमाउंट कम होता है, दैट इज ओनली 40। वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो एटमॉस्फेयर में बहुत कम अमाउंट में है कार्बन डाइऑक्साइड, ओनली 0.3 mmHg के आसपास है। एल्वियोलाई के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एल्वियोलाई में तकरीबन 40 के आसपास होता है, क्योंकि वहाँ पे भी हमेशा ऑक्सीजन के मुकाबले कमी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन रहेगा। ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसी ब्लड जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, जहाँ ऑक्सीजन कम रहेगा वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो वहाँ 45 के आसपास देखने को मिलता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर आपको 40 देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है। अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के अंदर है, तो टिश्यू के अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा देखने को मिलता है और एल्वियोलाई के अंदर आपको ऑक्सीजन ज़्यादा देखने को मिलता है। इतनी बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंप्लीट एक तौर पे कि कैसे आपका गैस एक्सचेंज होता है। सबसे पहले आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि आपका जो एल्वियोलाई होता है, आपको यहाँ पे हार्ट को मैं पूरा डिटेल में नहीं बताया, हार्ट का केवल एक फंक्शन है ब्लड को लेना, लंग्स को देना प्योर होने के लिए, और फिर उसके प्योर होने के बाद हार्ट फिर ब्लड को लेगी लंग से और उसे पूरी बॉडी में भेजेगी। फिर सुन लीजिए, बॉडी से मतलब टिश्यू से ब्लड आएगा, कहाँ जाएगा? हार्ट में। हार्ट उसे प्योर होने के लिए कहाँ भेजेगा? लंग्स में। लंग्स में वो प्योर होगा, फिर वो प्योर ब्लड भेजा जाएगा हार्ट में और हार्ट उसे भेजेगा बॉडी टिश्यू में। ये सिंपल सा मैकेनिज्म, इतना याद रखिएगा बस दिमाग में अभी के लिए। मान लीजिए टिश्यू के पास कोई ब्लड आया है, जब जो ब्लड टिश्यू के पास आएगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इट मीन्स दैट कि उसके पास 95 mmHg का ऑक्सीजन मौजूद है, मतलब 95 mmHg, अच्छे खासे अमाउंट में, ठीक है। ज़्यादा ऑक्सीजन है किसके पास में? जो ब्लड टिश्यू के पास आ रही है, जा रहे हैं, अभी टिश्यू के पास आई नहीं, आ रही है, उसके पास 95 mmHg है, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 40 mmHg, मतलब वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है। क्या है? ऑक्सीजनेटेड है, ओके। और उसके हीमोग्लोबिन बाइंड है। जैसे ही टिश्यू के पास आया, टिश्यू के पास में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या है? कम है, तो उसने सारा ऑक्सीजन ले लिया। जब उसने ऑक्सीजन लिया तो अब उस ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो मात्र 40 हो गया, 40 हो गया। और टिश्यू ने ऑक्सीजन लेकर के ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा तो जो पहले कार्बन डाइऑक्साइड 40 था वो कितना हो गया? 45। नाउ दिस ब्लड इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो वेन, जो आर्टरीज आई है, मतलब सिस्टेमिक आर्टरीज जो आई हुई है, उसमें पहले कितना था? पहले उसमें था ऑक्सीजन 95 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड था 40 mmHg। टिश्यू को देने के बाद जब वो सिस्टेमिक वेन के थ्रू वापस जाएगी, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी, तो वहां पर आपके जो ऑक्सीजन का लेवल है वो हो जाएगा 40 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हो जाएगा 45 mmHg। अब वो ब्लड पहुंची कहाँ पे? हार्ट में। हार्ट के पास भी आपने दुखड़ा रोया, भाई हार्ट मेरे पास में यार ऑक्सीजन नहीं है यार, अब क्या कहेगा? हार्ट ने कहा भाई ऑक्सीजन तुमको एक ही चीज़ दे सकता है, फिर से तुमको अगर रिक्रूट होना है तुमको जाना पड़ेगा लंग्स के पास। तो ऑक्सीजन, ये ब्लड बेचारा वेन्स जो है वो फिर से पहुंचता है लंग्स के पास में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और वहाँ पहुँच करके वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और वहाँ पे एल्वियोलाई ने तुरंत ऑक्सीजन ताज़ा लिया होता है। ऑक्सीजन एल्वियोलाई में ताज़ा ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई में रहता है, वो ऑक्सीजन उस समय एल्वियोलाई में 104 mmHg है। और जो ब्लड अभी भी गया है उसके पास लेने के लिए ऑक्सीजन उसके पास मात्र 40 है, तो 40 कम 104 ज़्यादा, 104 से 40 की तरफ ऑक्सीजन मूव कर जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ 45 और एल्वियोलाई में 40, कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ मूव कर जाएगा और ये ब्लड दोबारा से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगी, मतलब अब उसके पास फिर से 95 mmHg का ब्लड तैयार हो जाएगा। इस तरीके से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से आएगी हार्ट में और फिर उससे हार्ट पंप करेगा टिश्यू में, और यही साइकिल चलती रहेगी। दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो कि मैंने अभी आपको बताया, और ऐसा ये बार बार करते रहेंगे। और ये सभी चीज़ें कंसंट्रेशन और प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। जब हम बात करते हैं गैस एक्सचेंज एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर कैसे गैस एक्सचेंज होता है, तो उसमें तुमको कुछ बातें बहुत ध्यान रखनी है। एल्वियोलाई की एक वॉल होती है किनारे की तरफ, या एल्वियोलाई को जो चारों तरफ से घेरे रहती है, दैट इज अ एपिथेलियल लेयर या एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें कि ये किस टाइप की एपिथेलियल टिश्यू होती है? एपिथेलियल टिश्यू इज अ मेनी टाइप एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वामस, क्यूबॉइड, लेकिन यहाँ पे स्क्वामस
एपिथेलियल टिश्यू, जिसका शेप कैसा होता है, स्क्वेमस शेप का होता है। वो टिश्यू होती है कहाँ पे, वो कवरिंग बनाती है आपके एल्वियोलाई की, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो लेयर होगा या जो प्रोटेक्शन होगा या वो जो लेयर होगी या वो जो टिश्यू होगा वो होगा आपका इंडोथेलियल टिश्यू, जो ब्लड का होगा। तो दो मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, नंबर 1 स्क्वेमस एपिथेलियल को क्रॉस करना है आपके ऑक्सीजन को, और नंबर दूसरा एंडोथेलियम को क्रॉस करना है ब्लड के। तो इन दोनों को अगर क्रॉस करती है ऑक्सीजन, तभी जाकर के ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचेगी। तो इस तरीके से, और बीच में एक चीज और होता है जिसे हम लोग कहते हैं बेसमेंट सब्सटेंसेस, उनको भी क्रॉस करना होता है ऑक्सीजन को, और तब ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कहां पहुंचती है, आपके ब्लड के अंदर पहुंच जाती है। और इस तरीके से जब आपके ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजन पहुंचती है, तब वहां से वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग टाइप के जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपकी किताब में मेंशन है, जिसे अब मैं आपसे आगे बात करने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। तो आइए नज़र डालते हैं हम अपने कि किस तरीके से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू से लेकर के हीमोग्लोबिन के अंदर जाता है। और दो तरह का ट्रांसपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एक, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से जाएगा हीमोग्लोबिन में, और ऑक्सीजन आएगा आपके टिश्यूज़ के अंदर। और दूसरा जो आप पढ़ेंगे उसको ये पढ़ेंगे कि उसमें जो है ऑक्सीजन जो है वो आएगा ब्लड के अंदर एल्वियोलाई टिश्यू से, और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा एल्वियोलाई के अंदर। तो दो तरह का ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। तो जनरली दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन उसको समझने के पहले आपको जो चीज़ बेसिक समझना है वो ये समझना है कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर जो होता है वो कई फॉर्म में होता है, मतलब कई तरीके से पाया जाता है। लेकिन हीमोग्लोबिन जो होता है वो जनरली ऑक्सीजन से ही बाइंड ज़्यादा करता है। कहने का मतलब कि सारे के सारे ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से ही बाइंड करते हैं ज़्यादातर, लेकिन कुछ ही परसेंटेज ऐसा होता है जो बाहर आपको प्लाज्मा में देखने को मिलता है। लेकिन सारे के सारे ऑक्सीजन तकरीबन मोस्टली ऑक्सीजन वो आपके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करते हैं। बट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐसा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ परसेंटेज जो होता है वो आपका प्लाज्मा में रहता है, कुछ परसेंटेज जो होता है वो हीमोग्लोबिन लेता है, और उसका मैक्सिमम 70% तक जो अमाउंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में मौजूद होता है। तो 3 फॉर्म मैंने बताया, या तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में होगा, या तो थोड़ा सा अमाउंट प्लाज्मा में, थोड़ा सा अमाउंट हीमोग्लोबिन के साथ में, और सबसे ज्यादा मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड जिस फॉर्म में होता है दैट इज HCO3, इट मींस दैट बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। बट आइए जानते हैं कि कैसे ये बाइकार्बोनेट बनते हैं, कैसे ये अपने कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड लेती है और कैसे उसे बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ये सभी चीज़ें इस साइकिल के अंदर हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए, टिश्यू ने कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज कर दिया। टिश्यू ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया। कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने के बाद में क्या होता है कि पहला रिएक्शन होता है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड आपके जो टिश्यू वॉल है उसको डिफ्यूज करके, मतलब इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफ्यूज करके आ गई है प्लाज्मा में। कहाँ आ गई है? प्लाज्मा में। नंबर 1 स्टेप है कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो डिफ्यूज करके आ गई। रेड ब्लड सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आती है। ज़्यादातर जो कुछ अमाउंट होता है वो प्लाज्मा में रह जाता है, और कुछ अमाउंट जो होता है वो कहाँ चलाता है? ब्लड में चलाता है। ठीक है, देखिए कुछ अमाउंट किस में आ गया? ब्लड में आ गया। ठीक, अब ब्लड में आने के बाद, मतलब आरबीसी में आने के बाद में दूसरा रिएक्शन होता है, और दूसरे रिएक्शन के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है ये हमारे आरबीसी के अंदर आए हुए कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज कर देता है। किसमें? HCO3 में। किसमें चेंज करता है? H2CO3 में, एंड दैट इज अ कार्बोनिक एसिड। ये जो कार्बोनिक एसिड होता है, जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाता है तो ये किसमें चेंज होता है? H2CO3 में। इट मीन्स कार्बोनिक एसिड में। क्लियर? इतनी बात सभी को क्लियर होगी। तीसरी स्टेप में अब क्या होता है कि यही जो कार्बोनिक एसिड होता है, यहां से जो कार्बोनिक एसिड है अब वो डिसोसिएट होगा, बनाएगा बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देगा। रिमेंबर, यहां पे हाइड्रोजन आयन के रिमूव होते ही ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और ब्लड का पीएच वैल्यू घटेगा। ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन का ज़्यादा होने से इसे बैलेंस करने के लिए हमारे ब्लड सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो क्लोरीन चैनल होता है वो ओपन हो जाता है और उससे क्लोरीन अंदर आना शुरू हो जाती है।
क्लोरीन के चैनल ओपन होते ही उसी से आपका SCO3 जो नेगेटिव होता है, चूंकि इधर नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ आ रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ मूव करेगा बैलेंस करने के लिए, तो SCO3 जाएगा बाहर की तरफ और क्लोरीन आएगा अंदर की तरफ ताकि आयंस को मेंटेन कर सके। और इस तरीके से इसी थियरी को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड अंदर आएगा और बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा। दैट इज अ फोर्थ स्टेप जहां पे क्लोराइड शिफ्ट होता है। और यहाँ पे जो प्रोटीन चैनल होता है वो प्रोटीन चैनल एंटीपोर्टर होता है। एंटीपोर्टर मतलब एक चीज अंदर आना और दूसरी चीज का अंदर बाहर जाना। तो ये बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिकली उसको न्यूट्रल करने के लिए SCO3 बाहर आएगा और Cl अंदर जाएगा। तो मैंने बताया ना SCO3 क्या कंटेन किया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंटेन किया हुआ है। मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होते हैं, SCO3 के फॉर्म में होते हैं। क्लियर, इतनी बात क्लियर ना? ओके, अब SCO3 तो हमारा बन गया, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही ब्लड के अंदर pH वैल्यू जो है वो लो होना शुरू हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर आ गया है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। देखिए ब्लड के अंदर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड आ गई हीमोग्लोबिन के पास में, तो pH वैल्यू का कम होना, कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में ज्यादा होना, इससे जो आपका हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर देता है। इट मींस स्टेप नंबर 5, ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट रेड ब्लड सेल्स टू प्लाज्मा, और ये चला जाता है आपके टिश्यू के पास में। अब उसके बाद क्या हुआ, जब ऑक्सीजन चला गया टिश्यू के पास में, हीमोग्लोबिन हो गया खाली, और हीमोग्लोबिन के खाली होते ही हाइड्रोजन उससे आकर के बाइंड कर जाएगा। हाइड्रोजन आकर के हीमोग्लोबिन से बाइंड करके HHB बना लेगा, और जो आपका बाद में जो और भी है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करके वहां पे आपका जो है ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाएगा। अब जैसे ही हाइड्रोजन आयन इससे बाइंड हुआ, मैंने बताया आपको कि यहाँ पे pH वैल्यू लो रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कंबाइन करेगा हीमोग्लोबिन से, एंड हीमोग्लोबिन दैट रिलीज ऑक्सीजन रीडली कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड। वो हीमोग्लोबिन जिसने ऑक्सीजन को रिलीज किया है, अब वो आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर जाएगी। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से बाहर ब्लड के साथ में रखने का। मैंने कहा कि आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, वो ज्यादातर अमाउंट प्लाज्मा में होगी और मैक्सिमम अमाउंट में वो SCO3 के फॉर्म में होगी। ठीक है, अब यही SCO3 जब पहुंचा एल्वियोलाई के पास, मतलब यही ब्लड यही प्लाज्मा जिसने कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन किया है, यही हीमोग्लोबिन जिसने कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन किया है, और यही बाइकार्बोनेट जिसके प्लाज्मा में बहुत सारा बाइकार्बोनेट है, जब वो एल्वियोलाई के पास पहुंचे तब क्या होता है, तब वहां पे एल्वियोलाई के पास में ढेर सारे अमाउंट में मौजूद होता है ऑक्सीजन। क्या मौजूद होता है, ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो और उसके पास में जो सबसे कम मौजूद होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पे क्या होता है कि जो तुम्हारा ऑक्सीजन जो कि आपके एल्वियोलाई में बहुत हायर अमाउंट में है, अब यहां पे रिएक्शन बिल्कुल उल्टा चलता है। लेकिन यहां पे रिएक्शन को बताया इस साइड से जाना है, लेकिन यहां पे स्टेप को इन्होंने अलग से लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 अलग से इन्होंने बताया हुआ, बट आप इस रिएक्शन को पूरा उल्टा कर दीजिए। पूरा उल्टा करने का मतलब क्या है कि ध्यान सुनिए। देखिए सबसे पहले तो हमें बाइकार्बोनेट को ही समझना है। यहां पे आप इस रिएक्शन को समझ जाएंगे, फिर अपने आप आपको पता चले। देखिए जो बाइकार्बोनेट हमारे प्लाज्मा के अंदर मौजूद था, जो बाहर हमने निकाला था, जो कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कंटेन करके रखा है, ये आपके ब्लड के अंदर जाएगा। और ब्लड के अंदर मैंने कहा किसका कंसंट्रेशन इस समय ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन का। जो हीमोग्लोबिन है वो डिसोसिएट करेगा हाइड्रोजन को, और वही हाइड्रोजन जाकर के बाइंड कर जाएगा बाइकार्बोनेट के फॉर्म, और बाइकार्बोनेट के फॉर्म के साथ मिल करके फिर से क्या बन जाएगा, H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। और यही कार्बोनिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाएगा। और जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट यहाँ ज़्यादा होगा, पूरे ही ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अगर जो रहता है, जो डिसोसिएट हो गया बाइकार्बोनेट से, अब वो सीधे मूव करके कहाँ चला जाएगा आपके एल्वियोलाई में, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अमाउंट कम होता है। तो ये कहाँ पे चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे। अब जब इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चला गया तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो वैल्यू है ब्लड के अंदर वो कम हो गया। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू कम हुआ, अब यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर आना शुरू करेगी, और जैसे से ऑक्सीजन अंदर आना शुरू करेगी, हीमोग्लोबिन से जो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड था, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन आयन भी चला गया है, हाइड्रोजन आयन के टूट जाने से यहाँ पे pH वैल्यू
जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और पीएच वैल्यू के बढ़ने से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से रिलीज हो जाता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से रिलीज होता है, हीमोग्लोबिन से जाकर के ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है और इस तरीके से हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर चेंज हो जाता है। अब अगर आप इसको स्टेप वाइज देखेंगे तो देख लीजिए, इन द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम रेड ब्लड सेल्स। सबसे पहले रेड ब्लड सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड आया कहां से? ये कार्बन डाइऑक्साइड आया है कार्बोनिक एसिड से, ठीक है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम फॉर्मेशन ऑफ CO2 and H2O टू फॉर्म H2CO3। H2CO3 से ये बना लिया, दैट्स इट। तो यही चीज मैंने आपको कंप्लीटली आपको बता दिया है। आप इसको बहुत ही गौर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही कंप्लीट वीडियो के लिए अगर आप चाहते हैं 11th के पूरे सिलेबस को यहाँ पढ़ना और CUET और नीट के लिए भी पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि चैनल जितना बड़ा होगा मेरा पढ़ाने का मन उतना अच्छा करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। तब तक लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।